हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू KSR तानी एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसका चैप्टर नंबर 8 जो है इस समय चल रहा है। पॉइंट नंबर 8.1 जो है वो आ गई है पार्ट 1 में, मैं आई बटन में डाल दूंगी। 8.2 हम समझ चुके हैं पार्ट 2 में। अब इस 8.3 को समझेंगे पार्ट 3 में। 8.3 आपका है बोरोड फंड्स के बारे में। तो चलो शुरुआत करें इसकी। बोरोड फंड्स जो हैं, सिंपली आपका फंड का मतलब तो हमको पता है रुपए। बोरोड का मतलब होता है उधार पे लिए हुए, किसी और से लिए हुए। और ये जिनसे आप लेते हैं ये लोग आपकी कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं, इन्होंने सिर्फ एक लोन तरीके आपको दिया होता है पैसा। इसका सबसे पहला टाइप है आपका डिवेंचर। जब कंपनी को ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए। डिवेंचर आपकी एक लायबिलिटी है, कर्जा है आपके ऊपर। जो डिवेंचर को खरीदता है उसको अपने बोलेंगे डिवेंचर होल्डर। ये आपके कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने आपको कर्जे पे रुपए दिए हैं। डिवेंचर होल्डर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इस टाइम पे आपको मिल जाएगा। वो टाइम भी पहले से बताया जाता है। अगर मान लीजिए हम उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक नहीं पे कर पाए तो उनके पैसे जो हैं या तो हम रिटर्न कर देंगे या तो उनको हम शेयर्स में ट्रांसफर कर देंगे कंडीशंस पे। हाँ, ये जो है आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैपिटल की, अगर आपको कैपिटल लंबे समय के लिए या थोड़े कम समय के लिए चाहिए तो ऐसे कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए डिवेंचर्स बड़े काम के होते हैं। जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है जो इन डिवेंचर होल्डर के सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और इनको ट्रस्ट डीड के हिसाब से एक ट्रस्ट डीड भी बनती है इनकी। जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है वैसे इनकी ट्रस्ट डीड है। उस हिसाब से डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो जो उनको चीजें टाइम पे मिलनी चाहिए वो सब इनको टाइम पे मिल जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सबसे पहले आपकी कंपनी का एक कर्जा है, डेट है, और इसीलिए इनको अपने बोलेंगे क्रेडिटर्स। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्री डिसाइडेड होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा प्लस कब मिलेगा, साल के कौन से महीने में मिलेगा, ये भी डिसाइडेड होता है। ये जो है आपके असेट पे चार्ज या बर्डन क्रिएट करते हैं। अगर आप डिबेंचर के जरिए पैसे लेकर के आएंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, आपको दूसरे साइड पे दिखाना पड़ेगा आपने क्या उससे खरीदा, यानी असेट्स भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपकी जो कंपनी है ये असेट्स को बढ़ाएगी और डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में बढ़ाएगी। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पता होगा कि हाँ मेरे पैसे से ये चीज कंपनी में आई और कंपनी फिर इन असेट्स को यूज कर सकती है। नेसेसिटी, अगर आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस इकट्ठा करना है तो ये टूल जो है बड़ा यूजफुल है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। नेसेसिटी मतलब जरूरी नहीं है इसको इशू करना, पर जरूरत कब पड़ेगी तब हम इसको इशू करेंगे। इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है और वहां पर इनको हम खरीद और बेच सकते हैं। रीपेमेंट इनकी, जब इनका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा डिबेंचर्स का पूरा अमाउंट जो है या तो उनको रीपे कर दिया जाएगा पूरा एक साथ, एट वंस, मतलब पूरा एक साथ आप रीपे कर दीजिए, या अगर आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे तो आप इंस्टॉलमेंट्स में दीजिए। इनको भी क्योंकि ये हमारी कंपनी के कर्जा हैं, डेट हैं, तो जब कंपनी बंद होगी तो जैसे हम पहले कर्जे चुकाएंगे डिबेंचर्स को भी सबसे पहले चुकाएंगे। थर्ड पार्टी डेट्स, यानी कि जो दूसरे लोग हैं कंपनी के बाहर वाले, उनके डेट्स को सबसे पहले चुकाया जाएगा। डिबेंचर के टाइप्स देखें तो सबसे पहला है आपका सिक्योर्ड, फिर है आपका कन्वर्टेबल और तीसरा है आपका नॉन कन्वर्टेबल। सिक्योर्ड का मतलब होता है मॉर्गेज, यानी कोई चीज गिरवी रखना। ये जब इशू करते हैं हम, यानी एज अ कंपनी जब आप इसको इशू करेंगे तो असेट्स पे तो चार्ज बनेगा ही, लेकिन असेट्स आपके मॉर्गेज हो जाएंगे, सिक्योरिटी में चले जाएंगे। जब तक ये डिबेंचर सामने वाले के पास है, एक तरह से इसको ऐसे समझिए जैसे हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, बैंक वाला बोलता है या तो जगह जगह के कागजात गिरवी रखिए या गोल्ड गिरवी रखिए, कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखिए। जब तक हम उनका अमाउंट उनको लौटाएंगे नहीं तब तक वो चीज उनके पास गिरवी रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर भी सेम टू सेम बात है, ये लोग अपने असेट्स को गिरवी रखते हैं। हालांकि ये जो मॉर्गेज असेट्स है ये कंपनी इस्तेमाल जरूर कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोटिंग चार्ज जो है असेट्स पे क्रिएट हो जाता है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये कभी भी बेचे जा सकते हैं अगर हमने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया तो।
फिर आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर हैं जो एक टाइम के बाद और एक उनकी अपने अपनी कंडीशंस होती है जो पहले से ही डिसाइडेड होती है। तो एक इनकी कंडीशंस के हिसाब से इन डिबेंचर्स को पूरी तरह से या इनका कुछ हिस्सा शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर सामने वाला भी चाहता है, और ये कंडीशनल है, पहले से ही फिक्स्ड होता है। अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस बना रखे हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी प्राइस पे ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्री डिसाइडेड रेशियो। प्री डिसाइडेड रेशियो का मतलब होता है, आपने नॉर्मली अब जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो देखोगे एक डिबेंचर का प्राइस होता है 100 रुपए और एक इक्विटी शेयर का प्राइस होता है 10 रुपए। मतलब एक डिबेंचर में से 10 इक्विटी शेयर बन सकते हैं। तो यही आपका रेशियो है 1:10। फिर आता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये डिबेंचर होल्डर्स को उस टाइम के बाद और कंडीशन के साथ उनके पैसे जो हैं वो वापस मिल जाते हैं। सेकंड जो आपका आता है, ये जो आपका बोरोड फंड का फर्स्ट पार्ट था डिबेंचर, दूसरा जो पार्ट आता है वो आपका बॉन्ड। बॉन्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आपको लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तो बॉन्ड भी अगेन बोरोड कैपिटल में ही आता है। अगेन ये आपका डेट है, जो इसको खरीदेगा उसको बोलेंगे बॉन्ड होल्डर्स, और बॉन्ड होल्डर्स आपकी कंपनी के होंगे क्रेडिटर्स। इनको भी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स्ड करके बताया जाता है, और कब आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी पहले से फिक्स होता है। बॉन्ड की जो बेसिक प्राइस होती है नॉर्मली डिबेंचर से भी ज्यादा होती है। ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कंपनीज। बॉन्ड जो है इनके नाम पर कि भाई हमने क्यों इसको इशू करा, एग्जाम्पल सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए बॉन्ड हम लोग इशू कर रहे हैं, तो बॉन्ड का नाम भी हो जाएगा सरदार सरोवर बॉन्ड। बॉन्ड एक फिक्स्ड टाइम लिमिट के लिए इशू होता है। सरकार या कंपनी जब उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, उनको ज्यादा कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल इनको चाहिए, तो बॉन्ड इनके लिए बड़े सूटेबल होते हैं। इसमें जो नेक्स्ट आता है बोरोड फंड में, वो है आपका पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी नॉर्मली जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट लेती है ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल यानी एक साल के लिए वो जनरल पब्लिक से कैपिटल लेती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। ये भी बोरोड कैपिटल है, ये भी कंपनी के लिए डेट है, और ये जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग, ये भी कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हैं। इसका टाइम लिमिट होता है 6 महीने से लेके 36 महीनों तक, यानी आधे साल से लेके 3 साल तक। कंपनी जो है इनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है जो जो इसमें डिपॉजिट करते हैं, और ये इंटरेस्ट इनको या तो क्वार्टरली मिलेगा या हाफ ईयरली मिलेगा या ईयरली मिलेगा। क्वार्टरली मतलब साल में 3 बार, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, और ईयरली मतलब साल में 1 बार। या तो फिर जब उनका अमाउंट का टाइम पूरा हो जाता है तब एक साथ उनको सारा इंटरेस्ट मिल जाता है मेच्योरिटी के दिन। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को छोड़ करके और कोई भी इंसान पब्लिक डिपॉजिट जो है ले नहीं सकता है पब्लिक से। कहने का मतलब 2013 में ये प्रोविजन आया है कि जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, मतलब जो फाइनेंस में ही धंधा करते हैं, वो ही लोग पब्लिक डिपॉजिट जो है कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आगे एडवांटेजेस देखें। इसमें आप फाइनेंस जो है बड़ी इजीली रिसीव कर सकते हैं। अगर ऐसी कंपनीज हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, उनको फाइनेंस बड़ी आसानी से मिल जाएगा। फाइनेंस को रिसीव करने में यहाँ पर खर्चे थोड़े कम होते हैं। जो दूसरे सोर्सेज हैं फाइनेंस के, जैसे डिबेंचर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स जो भी हैं, इनको इकट्ठा करने में खर्चा लगता है, जबकि आपका ये जो पब्लिक डिपॉजिट है इसको इकट्ठा करने में खर्चे कम लगते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, और आपका टाइम भी इसमें कम जाएगा। एसेट्स पे इसका कोई चार्ज नहीं लगता। कंपनीज को अपने एसेट्स को ना तो मॉर्गेज करने की जरूरत है और ना ही इनको दिखाने की जरूरत है कि एडिशनल बोरोड कैपिटल इन्होंने क्यों खरीदा, यानी इन्होंने एडिशनल कैपिटल क्यों बोरो किया, ये भी वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इंटरेस्ट जो है इसमें एक एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम जो इंटरेस्ट इनको पे करेंगे ये किस में से कटेगा? प्रॉफिट में से कटेगा। कहाँ शो होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, डेबिट साइड पे।
इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो ऐसे में कंपनी को इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, सिंपल है। इसको अपने यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल के नाम पे, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट है कम समय के लिए, उसके लिए कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स को ले रखा है और इसको आप यूज कर सकते हैं एज वर्किंग कैपिटल। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, अनसर्टेनिटी, पब्लिक डिपॉजिट से आपको पैसे मिलेंगे मतलब मिलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स का मूड क्या है इसका आपने अंदाजा नहीं लगा सकते। इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स भी इसको इनसिक्योर मानते हैं, अनसिक्योर्ड डेट माना जाता है और इसीलिए इसमें रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब अगर मौसम अच्छा होगा तो पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो, और अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो फिर नहीं करेंगे लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, जब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, है ना, या तो अगर सपोज कर लीजिए उल्टा मान लेते हैं, डिटेरियोरेट हो रही है या डैमेज हो रही है, तो आपकी कंपनी के लिए रूमर्स जो हैं फैल जाते हैं, कंपनी के बारे में गलत गलत बातें लोग करने लगते हैं, तो सारे लोग आ जाते हैं अपनी डिपॉजिट्स वापस मांगने मैच्योरिटी डेट से पहले, और इससे आपकी कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और इसीलिए पब्लिक डिपॉजिटर्स को फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं। अगर आपकी कंपनी में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अगर नेगेटिव अफवाह बाहर फैल गई, सब लोग आ जाएंगे पैसे वापस मांगने। और ये पब्लिक डिपॉजिट अगेन न्यू और वीक कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो अभी अभी आई हैं और जो वीक है, मतलब जिनमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो ऐसे ऐसे में आपके यहाँ पर कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेगा, कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा। आगे बात करें, नेक्स्ट जो आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी आपके चेंजेस आए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उससे आपके इंडस्ट्री और कॉमर्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और इसीलिए हमें अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बड़ी ज़रूरत पड़ रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं और कमर्शियल बैंक्स जो हैं इस नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, मतलब जितनी हमारे पास बैंक्स हैं या जो जितने लोग हैं, उनसे हम पैसे जितने चाहे इकट्ठे कर लें, फिर भी हमारी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पा रहे, और इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया ताकि जो बड़ी-बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्री की, लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है या ज़्यादा कैपिटल चाहिए, वो भी ज़्यादा समय के लिए, तो वो आप इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के सेटिस्फाई कर सकते हो। जब हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे, तो ज़्यादा ज़ोर किस पे दिया गया था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट जो था पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, नई नई जो इंडस्ट्रीज आई थी, सबको ज़्यादा कैपिटल चाहिए था, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करा था। साथ साथ में स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को भी बनाया गया है ताकि वो स्मॉल और मीडियम साइज यूनिट्स को हेल्प कर सके। इसके ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये वो नाम हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। पहला पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको अपने आईसीआईसीआई बोलते हैं, फिर है गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसमें से अगर हम बात करें तो जो ऊपर के 3 नाम आप देख रहे हैं ये पूरे कंट्री पे ध्यान देते हैं, जबकि ये जो 2 हैं 4 एंड 5 ये आपके गुजरात के जो बेसिक स्मॉल और मीडियम साइज्ड यूनिट्स हैं इन पे ध्यान देंगे। इनके फंक्शंस की बात करें तो ये शेयर्स खरीद करके फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जब कंपनी बनती है, शुरू होती है, और जब उसमें या तो मॉडर्नाइजेशन यानी कुछ नया लेकर के आते हैं, अब कंपनी को बड़ा करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके शेयर्स को खरीदेगी और आपको हेल्प करेगी। उसके बाद वो एक अंडरराइटर की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अंडरराइटर कौन होता है? जो आपकी कंपनी की गारंटी लेता है। आपकी कंपनी जो है, सपोज कर लीजिए कोई बैंक है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है लेकिन वो हिचकिचा रही है, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको गारंटी देते हैं कि कंपनी अच्छी है, साउंड कंपनी है, भले न्यू है, बट स्टिल ये आपके पैसों को रीपे कर देंगे, और इसके ज़रिए आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, दूसरों से भी आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। प्रोवाइड फाइनेंस बाय गिविंग लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे बिजनेस यूनिट्स को लोन देती है, बदले में जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ मॉर्गेज पे तो रखेगी ही रखेगी।
कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब मान लीजिए ज़रूरत हो तो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी आप मॉर्टगेज पे रख सकते हैं। कहने का मतलब अपनी कंपनी के एसेट्स को मॉर्टगेज ना रख करके आप अपने पर्सनल एसेट्स को मॉर्टगेज पे दे देते हैं। हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। बहुत बार कंपनीज को टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी टेक्निकल सर्विसेज देती हैं और कंपनी के बिहाफ पे ऐसी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को सीधे सीधे वो पेमेंट कर देती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं, आपको पता है कि टाटा का जो ग्रुप है वो हमको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर्स बहुत सारे प्रोवाइड कर देंगे, कैमरास प्रोवाइड करेंगे। तो सपोज कर लीजिए आपको टाटा वाले से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज खरीदनी है अपनी कंपनी के लिए, आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, कोई ऐसा बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाता है जो आपके लिए टाटा वाले को पेमेंट कर देगा और टाटा वाला जो है वो माल सामान आपकी कंपनी पे आके छोड़ जाएगा। प्रोवाइड गारंटी, ये गारंटर का भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपकी गारंटी देते हैं और इनडायरेक्टली आपको फाइनेंस दिलवाने में हेल्प करते हैं। और दूसरी सर्विसेज हैं आपकी कंपनी को एस्टैब्लिश करने में, उसके लिए मार्केट रिसर्च करना हो या फॉरेन मार्केट की इंफॉर्मेशन देनी हो, ये सारे काम वो आपको करके देंगे। फिर आती हैं आपके नेक्स्ट जो है वो आपके कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल का अगेन स्पेलिंग रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर आपको चाहिए, वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, तो कमर्शियल बैंक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज जो हैं कमर्शियल बैंक पे डिपेंडेंट रहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए। डिपॉजिट्स जो हैं यहाँ पर बैंक जो है पब्लिक से लेती है। सपोज मैं नॉर्मल पब्लिक हूँ, मैंने बैंक में पैसे जमा करे और वही बैंक जो है आपको आपके बिजनेस को लोन के रूप में दे देती है। ये 3 टाइप्स हैं, लोन, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में हम बैंक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सब कुछ। फिर आती है बात, इसके अंदर भी बताया हुआ है लोन के बारे में। कमर्शियल बैंक जो है लोन जो है लोन के फॉर्म में आपको पैसे देती है और ये पॉलिसी ऑफ बैंक के हिसाब से डिपेंड होता है। यानी हर बैंक का अपना अपना पॉलिसी होता है कि लोन अगर देंगे तो कितने अमाउंट तक देंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितने टाइम तक होगा। आपकी कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से ये इवैल्यूएट करेंगे, सब कुछ छानबीन करेंगे, आप पैसे पे कर सकते हैं वापस के नहीं, आपका पिछले साल का अकाउंट कैसा है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद उनको ठीक लगेगा तो लोन देंगे। असेट्स भी आपके मॉर्टगेज होते हैं बैंक के फेवर में, यानी गिरवी रखे जाते हैं। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो लोन का अमाउंट है वो भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में या टोटल एक ही टाइम पे जो आपने प्री डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से आप रीपे कर देंगे। फिर आता है कैश क्रेडिट। अगर बिजनेसमैन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो इंडस्ट्रियल बैंक जो है उनको लोन देती है, बदले में वो सिक्योरिटी मांगती है, या तो स्टॉक में या तो पर्सनल प्रॉपर्टी में। स्टॉक आपको पता है क्या होता है, हमारे जो हम फिनिश्ड गुड्स को बचा के रखते हैं सेल करने के लिए, वो स्टॉक है। स्टॉक सिक्योर करती है वो, या तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे लेगी और फिर अप्रूव्ड अमाउंट को आपको वो दे देगी और उसको बोलेंगे कैश क्रेडिट। इस पे भी आपको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। जितना भी आपने अमाउंट खरीदा लिया है उनसे उसका इंटरेस्ट होगा, प्लस आप उसको कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं उस पे भी इंटरेस्ट जो है वो डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका ओवरड्राफ्ट। बैंक जो है आपको, सपोज कर लीजिए, ये हमने पढ़ा भी है, करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है। सपोज मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं लेकिन मुझे अभी जरूरत है 15,000 रुपए की, तो मैं ज्यादा पैसे निकाल सकती हूँ जितना मेरे बैलेंस है, उससे ज्यादा मैं निकाल सकती हूँ। ये करंट अकाउंट के लिए होता है, बिजनेसमैन इसको कर सकता है और इसकी एक अपनी लिमिट होती है, इसको अपने बोल देंगे ओवरड्राफ्ट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? बिजनेस यूनिट्स की अपनी नीड्स होती है, रॉ मटेरियल की, फिनिश्ड गुड्स की या बाकी के सारे टूल्स की। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस जो है दूसरे प्रोड्यूसर से खरीदता है क्रेडिट पे, वो भी कि मान लीजिए मैंने आपसे अभी कुछ खरीदा लेकिन पेमेंट मैं आपको करूंगी 2 महीने बाद। डायरेक्टली जो है मैं आपको मतलब वो क्रेडिटर ने मुझे सीधे सीधे पैसे नहीं दिए लेकिन मुझे गुड्स दिए हैं या कुछ सर्विसेज दिए हैं क्रेडिट पे, और उससे भी मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट का सर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लीजिए मुझे पैसे चाहिए किसी चीज को खरीदने के लिए, तो उन्होंने मुझे वो चीज फिलहाल दे दी लेकिन उसके पैसे मैं उनको बाद में दे दूंगी, ठीक है। फिर आता है इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटरनल का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है। कंपनी जो है डिपॉजिट किसी दूसरे को देती है, किसी दूसरी कंपनी को देती है जिसको फंड्स की जरूरत है।
एग्जाम्पल है, मेरी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है। आपकी कंपनी में ज़्यादा पैसे हैं, मेरी कंपनी में कम पैसे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आपकी कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए, इसको अपने बोलेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन एक मेजर कंपनी और माइनर कंपनी के बीच में होते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आपकी कंपनी बड़ी है, इसका मतलब वो मेजर कंपनी हुई, मेरी कंपनी छोटी है, इसका मतलब वो माइनर कंपनी हुई। और नॉर्मली ये एक ग्रुप के अंदर जो सारी कंपनीज आती है ना, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी है, मेरी है सपोज, उसके अंडर में 4-5 और कंपनीज हैं, तो एक कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, दूसरी कंपनी से लेकर के उसको डाल दो, ऐसा भी कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लिमिट डिसाइडेड होता है कि इतना इंटरेस्ट आपको पे करना है, इतने टाइम के लिए आप पैसे अपने पास रख सकते हो। बाकी के जितने अपने अपने सोर्सेज देखे, उनके हिसाब से अगर हम देखें, इसकी बोरोइंग थोड़ी इजी है। लास्टली हम ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ओनर फंड का मतलब जो शेयर होल्डर ने पैसे डाले कंपनी में, वो ओनर फंड होता है। बोरोड फंड क्या होता है? जो दूसरे सोर्सेज से आपने खरीदे, लिए और या तो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, वो बोरोड फंड है। ओनर्स फंड आप कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? इक्विटी शेयर, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन फंड और रिजर्व्स। फिर आता है आपका ये जो बोरोड फंड है, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल आ जाएगा, वो है प्रेफरेंस शेयर। बोरोड फंड जो है वो आप डिवेंचर से, कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो इनको जो मतलब अगर मैंने मान लीजिए किसी कंपनी में पैसे डाले, मुझे बदले में मिलेगा क्या, उसी को रिटर्न बोलेंगे। तो ओनर फंड का रिटर्न होता है डिविडेंड और यहाँ पर होता है इंटरेस्ट बोरोड फंड का। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेन होता है, जबकि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न एकदम फिक्स होता है, पहले से ही पता होता है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ओनर फंड जो है एकदम लास्ट में पे होगा जब कंपनी बंद हो रही होगी, और बोरोड फंड का पहले हो जाएगा ओनर फंड से जब कंपनी बंद हो रही होगी। चलो, चैप्टर पूरा हो गया, होपफुली आपको ये पूरा समझ आ गया। कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द comment section. Thank you so much for patient hearing, and do consider subscribing the channel if you found the video quite informative and useful. Thank you so much. Have a good day. Namaste.